है। इसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ईडी की जांच के दौरान रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। इसमें ड्रग्स वाले सिगरेट का भी जिक्र हुआ है। इधर सुशांत की ऑटोप्सी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली एम्स का एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड इसकी नए सिरे से छानबीन करेगा। वहीं पूरे मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से जल्द पूछताछ करेगी। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों को समन भी किया है। खबर के सभी अपडेट लेते हैं विवेक गुप्ता से। विवेक गुप्ता, सुशांत की जांच में ड्रग्स एंगल आ रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? इसके अलावा सीबीआई ने मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों को समन भी भेजा है। मनोज, आपको बताना चाहेंगे कि अब ये पूरा मामला सीबीआई और ईडी के बाद अब ये पूरा मामला एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो तक पहुंच चुका है, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि इसमें जो लोग शामिल हैं, चाहे रिया चक्रवर्ती की बात करें या फिर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो ड्रग्स का सेवन करते थे। इसी वजह से ईडी और सीबीआई दोनों ने एनसीबी से मांग की है कि इसमें ड्रग एंगल में भी जांच की जाए। तो इस केस में अब तक ये सबसे बड़ा नया एंगल है कि अब पूरे मामले में पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो ईडी कर रही थी, सीबीआई ये जांच कर रही थी कि पूरा मामला सुसाइड है या मर्डर। अब इस पूरे मामले में एनसीबी ये जांच करेगी कि इसमें ड्रग एंगल का क्या है, कौन कौन लोग ड्रग्स लेते थे, ये ड्रग्स कहाँ से आता था, कितना इन्वेस्टमेंट ड्रग्स में किया जाता था, इसकी जांच एनसीबी करेगा। लेकिन सीबीआई पूरे मामले में जांच कर रही है। उनका आज 5वां दिन है मुंबई में। कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और उस पूछताछ की लिस्ट में अब मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी को समन भेजा गया है और उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिन 2 अधिकारियों को बुलाया गया है वो कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो वो कल सीबीआई के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है कि सीबीआई इस पूरे मामले में दोनों अधिकारियों को बाद में नया समन जारी करे। ये वो 2 अधिकारी हैं जो 14 जून को सुशांत के घर पहुंचे थे। उन्होंने सुशांत की बॉडी देखी थी और पूरा पंचनामा किया था। तो सीबीआई इनका बयान दर्ज करना चाहती है। साथ ही साथ सीबीआई आज सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर के साथ साथ जो उनके कुक थे, नौकर थे, उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अब तमाम कड़ियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दावा करें कि उनकी जांच सही दिशा में जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा एजेंसीज करेंगी। विवेक, एक बात तो ऑटोप्सी को भी लेकर आ रही है कि उसको नए तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा और एम्स का एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड ही काम करेगा। इसके बारे में क्या अपडेट है? मनोज, देखिए, आपको बताना चाहेंगे जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मौत का मामला सामने आया था तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी डिटेल्स दी गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय यानी कि जो टाइम ऑफ डेथ है वो डिस्क्लोज नहीं की गई थी। हालांकि जो बीएमसी है और जो सरकारी अस्पताल है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो फिक्स टाइम नहीं बताते हैं पोस्टमार्टम में। इसको लेकर सुशांत सिंह के पिता के सिंह और वकील उनके विकास सिंह ने सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं है, मौत की जो समय है वो क्यों नहीं बताया गया है। उसको लेकर सवाल खड़े करने के बाद उन्होंने अब जो सीबीआई ने एम्स को प्रेफर किया है और एम्स रेफर करेगा कि इस पूरे मामले में टाइम ऑफ डेथ क्या था और किस समय उनकी मौत हुई थी उसको लेकर भी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सप्लीमेंट्री एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई है और जिसमें बताया गया है कि सुशांत की मौत वो तकरीबन पोस्टमार्टम जिस समय हुआ था, पोस्टमार्टम मुंबई के कुपर अस्पताल में हुआ था और समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि 11:30 से 1 के बीच में रात को पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम से तकरीबन 10 से 11 घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। ये सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को दे दी गई है, यानी कि सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि सुशांत की जो मौत का समय है वो तकरीबन जो 14 जून को सुबह 10:30 से 12 के बीच का है। लेकिन उसके बावजूद भी एम्स की एक टीम आएगी जो एक फिर से इसको रेफर करेगी कि टाइम ऑफ डेथ क्या है, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए सीबीआई ने ये मांग की है। विवेक, इस अपडेट के लिए। और अब कोरोना की बात करते हैं। कोरोना संकट के बीच संसद सत्र अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सत्र चलेगा। इतना ही नहीं, सत्र में कोई छुट्टी नहीं रहेगी। शनिवार और रविवार को भी बैठकें सत्र में संसद की होंगी। इसके अलावा अनलॉक 4 की गाइडलाइन में इस बार मेट्रो, लोकल ट्रेन, ऑडिटोरियम, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत
मिल सकती है। हाँ, स्कूल और इंटरनेशनल उड़ान पर हालात की जस के तस रह सकते हैं। क्या हो सकता है अनलॉक 4 में, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमसे जुड़े हुए। रोहन, ये बताइए अनलॉक 4 की मोटी सी क्या तस्वीर बनती है, क्या खबरें हैं आपके पास? जी 29 जुलाई को आपको याद होगा अनलॉक 3 की गाइडलाइन आई थी और अब लगभग महीने भर के लगभग समय होने वाला है और अब सरकार तैयारी कर रही है अनलॉक 4 की गाइडलाइन को लाने की और इस हफ्ते के अंत तक ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस गाइडलाइन को जारी कर देगी। जो उम्मीद की जा रही है, सबसे पहले तो जो लोकल ट्रेन्स हैं या मेट्रोज हैं या फिर सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा हॉल हैं उनको खोला जा सकता है। हालांकि उसके लिए कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कई सारे उसमें शर्तें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल्स हैं, उन्हें भी एक कैपेसिटी के बाद जो है उसे ओपन करने की इजाज़त दी जा सकती है। हो सकता है कि 50% एक जो है कैपेसिटी तय कर दी जाए, लेकिन धीरे धीरे सरकार इन तमाम चीज़ों पर खोलने पर विचार कर रही है। एक बात जो तय है, जो चीज़ें नहीं खुलेंगी अनलॉक 4 में, इस बात की बहुत कम संभावना है कि स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो पहले की तरह ही काफ़ी सीमित और जो है वो रहेंगी। जो फुल फ्लेजर शेड्यूल एयरलाइंस है वो अपनी एयरलाइन जो है जहाज नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको खोलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जो शर्तें हैं ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि जिस राज्य में या और जिस क्षेत्र में खोला जा रहा है उसमें कोरोना आउटब्रेक की स्थिति क्या है, उसके बाद ही सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। लेकिन इस हफ्ते के आखिर तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस हैं वो कई लोगों के लिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री हो या बाकी जो जगह हैं, उन्हें काफ़ी समय से इसका इंतजार है, क्योंकि कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हुए पड़े हैं, तो उनको धीरे धीरे करके इसे रिज्यूम करने की इजाज़त अनलॉक 4 में दी जाएगी और इसकी घोषणा इस हफ्ते के लास्ट तक हो सकती है। और रोहन, फिलहाल आप बने रहिए, एक और खबर के लिए हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले फिर से सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 31 लाख के पार चली गई है। लेकिन राहत की खबर यह है कि 75% रिकवरी रेट है, यानी 75% जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और अपडेट लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, आज की बड़ी कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरें क्या हैं? देखिए, पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज देश भर में सामने आए हैं और एक ही दिन में 850 से ज्यादा मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अगर ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मरीजों की संख्या 31 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 7,04,348 मरीजों का इलाज फिलहाल अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। इस बीच एक बड़ी राहत की खबर ये जरूर है कि 24 लाख से ज्यादा मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो रिकवरी रेट का डेटा रिलीज किया गया है, अब वो 75.92% हो गया है। एक बड़ी इंप्रूवमेंट उसको कहा जाएगा। वहीं अगर हम मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो देश में इस वक्त जो मोर्टिलिटी रेट है वो 1.22% है और अब तक कोरोना की वजह से देश भर में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच एक अपडेट मैं देना चाहूंगी जो कि ड्रग के लिहाज से काफी अहम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और देश के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, इसके दूसरे फेज का ट्रायल आज शुरू हो चुका है। स्वस्थ वॉलंटियर्स पर इस कोविशील्ड ड्रग का जो खुराक है वो दी जाएगी और ये काफी अहम फेज माना जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस फेज के दौरान वॉलंटियर्स पर इस ड्रग को आजमाया जाएगा और अगर ये दूसरा फेज सफल रहता है तो निश्चित तौर पर तीसरे चरण पर काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी कोविशील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इन तमाम अपडेट्स के लिए। और जेईई नीट की परीक्षाएं नहीं कराने को लेकर, जेईई नीट की परीक्षाओं के विरोध पर अब देश से बाहर भी बात होने लगी है। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन पर 1 साल तक काम करने के बाद अब स्कूल लौट आई हैं और उन्होंने स्कूल लौटते ही भारत में होने वाली जेईई नीट की परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन किया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया कि भारत में कोरोना संकट और भीषण बाढ़ के बीच बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए कहा जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि वो परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन करती हैं। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक आयोजित होने वाली है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है। परीक्षा की तारीख तय होने के बाद से ही छात्रों के साथ साथ कई बड़े नेता भी कोरोना के दौरान परीक्षा नहीं कराने की मांग कर रहे हैं।
इधर जेईई नीट परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। तापमान सामान्य से ज्यादा हुआ तो अलग कमरे में परीक्षा देनी होगी। हर छात्र को ये घोषित करना होगा कि वो कोविड-19 से पीड़ित नहीं है या हाल में ऐसे किसी मरीज के संपर्क में नहीं आए हैं। प्रत्येक छात्र को मास्क, दस्ताने, पानी की बोतल और हैंड सैनिटाइजर लेकर आना होगा। परीक्षा केंद्र पर कोई पानी निकालने की मशीन नहीं होगी। छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहेगी। हालांकि छात्र गाइडलाइन से खुश नहीं है। एज अ नीट 2020 एस्पिरेंट आई पर्सनली फील कि 13 सितंबर को नीट का पेपर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए, जो भी वो पेपर अटेंड कर रहे हैं। हमें नहीं पता हम कौन से स्टाफ मेंबर या कौन से स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में है जो मे बी एक एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट हो और वो मे बी ऐसी जगह से आ रहे हो जो एक कोविड हॉटस्पॉट हो। क्या गारंटी है कि हम बच्चों को वहाँ पे कोविड-19 नहीं होगा? कोरोना केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे तो सरकार ने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए, लेकिन जब कोरोना केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, 70,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, तो सरकार एग्जाम्स कराना चाह रही है। और बहुत सारे बच्चों को उनका सेंटर 500 किलोमीटर दूर अलॉट हुआ है और बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन भी है, तो उनका ट्रांसपोर्ट कौन अरेंज करेगा? और इस बीच खबरें कुछ कारोबार की। 2 व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। 2 व्हीलर पर जल्द ही जीएसटी कटौती देखने को मिल सकती है। इसके संकेत खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। वो सीआईआई की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 2 व्हीलर का मामला जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 व्हीलर न तो लग्जरी है और न ही सिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति बनती है तो आने वाले वक्त में 2 व्हीलर के दाम कम हो सकते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़े हुए। लक्ष्मण जी, ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या 2 व्हीलर पर जीएसटी घटने का वक्त आ गया है, और आ गया है तो ये कब तक हो सकता है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा कि वक्त तो आ गया है, लेकिन ये बहुत जल्द होगा इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। इसका परिप्रेक्ष्य मैं आपको बता दूं कि दरअसल आज सीआईआई जो इंडस्ट्री चैम्बर है उसकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक जो प्रतिनिधि थे कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्यों ना 2 व्हीलर पर से जीएसटी की दरें कम करनी जाए, क्योंकि जीएसटी की दर अभी 2 व्हीलर पर 28% है और दोपहिया वाहन ना तो सिन गुड्स में आते हैं ना तो लग्जरी गुड्स में, तो क्यों ना इसको घटा दिया जाए। इस सवाल के जवाब में, या फिर चाहे इस सुझाव के जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुझाव अच्छा है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। वो भी इस बात से सहमत थी कि 2 व्हीलर यानी दोपहिए वाहन, स्कूटर, बाइक जो है वो न तो सिन गुड्स में आते हैं न तो लग्जरी आइटम होते हैं। इस पर जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए। अभी जीएसटी की दर 28% है और कम कर सकते हैं तो 18% पे जा सकता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में होगा इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में से तय किया जाएगा, लेकिन अगली बैठक में होगा इसकी संभावना कम इसलिए है क्योंकि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, फिर इसको रखा जाएगा। लेकिन हाँ, वित्त मंत्री के संकेत के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि इस पे कोई फैसला आता हुआ दिखे। और कुछ दिन पहले शायद आपको याद होगा हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने इसकी मांग भी की थी और कहा था कि BS6 जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो BS6 लॉन्च करने की वजह से लागत काफी ज्यादा बढ़ रही है और इस लागत को कंज्यूमर पर पास ऑन ना किया जाए, इसके पीछे एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस पर जीएसटी की दरें कम कर दी जाए। तो 2-3 वजह है, सिन गुड्स नहीं है, लग्जरी गुड्स नहीं है, BS6 नॉर्म्स लागू करना है, लागत बढ़ रही है, कंज्यूमर को सस्ता पड़े, इसके लिए जीएसटी की रेट कम करना एक उपाय है और वित्त मंत्री विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में शायद इस पर फैसला हो। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो इशारे जरूर हैं, लेकिन वक्त कब आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लॉकडाउन के बाद कार बाजार में एक बार फिर से स्पीड दिख रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स यानी फाडा के मुताबिक इंक्वायरी और बुकिंग आना शुरू हो गई है। हालांकि प्री कोविड सेल के आंकड़ों को छूने की नौबत अभी नहीं है, वो वक्त अभी नहीं आया है। इस पर पूरी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता सिल्की सिंह। तो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे ऑटो सेक्टर में फिर से रिकवरी आती हुई दिख रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मंथ ऑन मंथ वो 5 से 7% की ग्रोथ देख रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, जिनके मॉडल्स अच्छे बिक रहे हैं। उसमें हुंडई की क्रेटा और वेन्यू जैसी गाड़ियां काफ़ी डिमांड में हैं। इसके अलावा किया मोटर्स की सेल्टॉस भी काफ़ी डिमांड में चल रही है। टाटा मोटर्स के अलग अलग गाड़ियां भी काफ़ी डिमांड में हैं, लेकिन ऐसा हर ब्रांड के लिए नहीं है। फिर भी रिकवरी मोर और लेस सब में आती हुई दिख रही है।
आने वाले समय में फेस्टिवल की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अच्छी डिमांड आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, आफ्टर लॉकडाउन हमने देखा है कि डिमांड गाड़ियों के लिए बढ़ रही हैं। और इसके पीछे कारण क्या आप मानते हैं, क्या बता रहे हैं लोग क्यों गाड़ियाँ खरीद रहे हैं? इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट तो है कि पोस्ट कोविड लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं यूज़ करना है, तो सारे अपनी गाड़ी चाहते हैं। और दूसरा तो ये है कि यहाँ पे अभी एक फेस्टिव सीज़न जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे गणपति है, नवरात्रि है, तो ये सीज़न में नॉर्मली लोग चाहते हैं कि वो एक गाड़ी खरीदें। और अब बात मार्केट की। बाजार में आज शुरुआत जोरदार मजबूती के साथ हुई। हालांकि निफ्टी एक वक्त लाल निशान में भी फिसला, लेकिन संभलकर वापस हरे निशान में फ्लैट बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं बैंक शेयरों में अच्छी रौनक देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा चढ़ा है। आज एनबीएफसी और ऑटो शेयरों में भी तेजी रही। फास्टैग पूरे देश में जरूरी हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी गाड़ियों से यह नदारद है। अब इसे बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय कुछ और उपाय कर रहा है। अब आपको टोल से जुड़े किसी भी तरह के डिस्काउंट के लिए फास्टैग की जरूरत होगी। जिन टोल नाकों पर 24 घंटे में एक बार ही पैसे लगते हैं या रिटर्न पर कम पैसे लगते हैं, वहां भी इस सुविधा के लिए फास्टैग जरूरी रहेगा। और मोबाइल ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड करना हुआ आसान। बताएंगे पूरी खबर छोटी सी आवाज समाचार में। आजकल एयर ट्रैवल करने वालों को कोरोना का डर सता रहा है, लेकिन कोरोना काल में देश के भीतर जिन लोगों ने यात्रा की, उनके आंकड़े कहते हैं कि 3000 में सिर्फ एक व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान संक्रमण हुआ है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, ये बताइए कि ये ट्रैवल के आंकड़े हैं, कब के आंकड़े हैं, कैसे आंकड़े, और इनका निष्कर्ष क्या है? जी, बहुत साफ कहते हैं आंकड़े कि लगभग हर 3000 व्यक्ति जो ट्रैवल करता है उसमें से सिर्फ एक को संभावना है कि उसे संक्रमण हो सकेगा। अब तक जब से अनलॉक हुआ है तब से लेकर अब तक अगर हमको बताएं 60 लाख लोग एयर ट्रैवल कर चुके हैं, और इन 60 लाख लोगों में से सिर्फ 2044 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो ट्रैवल करने के बाद, जो लैंड करने के बाद, जिन्हें बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये लोग यात्रा के दौरान ही इन्हें संक्रमण हुआ हो सकता है कि इन्हें यात्रा से पहले संक्रमण हो चुका हो और इसका पता बाद में चला हो। लेकिन कुल मिलाकर जो पूरे आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ 2044 लोग संक्रमण के शिकार हुए हैं। इसमें अगर हम एयरलाइन वाइज अगर इन 2044 में ब्रेकअप देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिगो में 1196 लोग, क्योंकि उनके मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। स्पाइस जेट की बात करें तो 367, एयर एशिया 125, गो एयर 122, एयर इंडिया 80, विस्तारा 75 और ट्रूजेट 52। ये संख्या है जो लोग लैंड करने के बाद जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो एयर ट्रैवल है जो इस बाकी अगर मीडियम से कंपेयर करें तो यहाँ प्रोटोकॉल्स काफ़ी ज़्यादा कड़े बनाए गए हैं, जिसमें संक्रमण की संख्या काफ़ी कम दिख रही है। 0.03% ये संक्रमण का जो प्रतिशत है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इससे सरकार का ये कहना है कि वो जो प्रोटोकॉल हैं वो लगातार इसे मजबूत करते जा रहे हैं और जल्द ही एक बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल भी लेकर आने वाली है सरकार। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े साफ कहते हैं कि हवाई यात्रा इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षित माध्यम दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और मोबाइल ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर, अब नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड करने के लिए दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। एक ओटीपी से ही ग्राहक का पोस्टपेड कनेक्शन शुरू हो जाएगा। दूरसंचार विभाग जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। डिटेल लेते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, ये बताइए कि नई गाइडलाइंस में क्या क्या खास बातें होंगी? देखिए, देश में 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता जो है प्रीपेड सिम कार्ड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब इन प्रीपेड सिम कार्ड उपभोक्ताओं को पोस्टपेड में कन्वर्ट करना जो है काफी आसान होने जा रहा है। सरकार जो है ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया को हरी झंडी जो है देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये गाइडलाइन जो है वो जारी हो सकती है। कोई भी प्रीपेड उपभोक्ता उसके बाद अगर अपने आप को पोस्टपेड में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको अपने बिलिंग एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट जो है कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड जो है कराने पड़ेंगे। कंपनी उसको एक ओटीपी जो है भेजेगी।
मिलेगी, उस OTP को डालने के बाद उसका जो प्रीपेड सिम है वो पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि उपभोक्ता को अपना जो रीवेरिफिकेशन जो है दोबारा से नहीं कराना पड़ेगा, दोबारा से कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म जो नहीं भरना पड़ेगा। मात्र एक OTP डालने से प्रीपेड कार्ड जो है पोस्टपेड में कन्वर्ट जो है हो जाएगा। एक बड़ी और चीज, खासतौर पे कि जो लाखों लोग जो है जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हैं, वहां जाकर के उनका प्रीपेड सिम कार्ड जो है वो काम नहीं करता है, तो लोग जब आसानी से इसको पोस्टपेड जो है वो करा पाएंगे, तो वहां पर जाकर के उनका सिम कार्ड जो है वो कनेक्ट जो है वो कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ी राहत की बात होगी कि सरकार जो है नई OTP बेस्ड प्रक्रिया को हरी झंडी जो है जल्दी देने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। और इधर गुजरात में भारी बारिश से 9 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 2000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना भी पड़ा है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, भुज के कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात में सरकार ने तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। और बरसात के इस मौसम में महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग हादसे में NDRF की टीम ने 5 साल के एक बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला है। NDRF के एक अधिकारी के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान बच्चा एक किनारे छिप कर बैठा हुआ था नजर आया और इसके बाद इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बच्चे के सफल रेस्क्यू के बाद उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हम लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक कदम उठा रहे हैं। आप भी इस सफर से जुड़िए और करिए उनकी मदद जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। नेटवर्क 18 के साथ नेस्ले ने शुरू की है यह मुहिम। मकसद है लोगों की सेहत और रोजी रोटी में मदद पहुंचाना। आप भी दीजिए अपना 2 मिनट और देखिए इसका बड़ा असर। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। मनी कंट्रोल प्रो के साथ बनिए स्मार्ट इन्वेस्टर। सिर्फ ₹1 में पाइए बेहतरीन एक्सपर्ट्स की राय, भरोसेमंद एनालिसिस, निवेश की शानदार सलाह। हर दिन सिर्फ ₹1 में प्रो को चुनें और साथ ही ₹15,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। जल्दी करिए, ऑफर कुछ वक्त के लिए ही है। कूपन कोड याद रखिए freedom365 और ये भी याद रखिए कि शर्तें लागू हैं।